नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे होंगे एंड अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल स्टूडेंट्स की पाठशाला पे। सो गाइस, आप लोगों ने मुझे इतना मैसेज किया है टेलीग्राम पे कि मुझे अपना इरादा बदलना पड़ा। लेट मी क्लियर। मैंने सोचा था कि द राउटलेज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से मैं की पॉइंट्स में आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करूंगी, लेकिन आप लोगों ने मुझे इतना इंसिस्ट किया बच्चा कि मुझे एमसीक्यूज के फॉर्म में राउटलेज को कन्वर्ट करना पड़ा। तो आप लोग की डिमांड थी जैसा कि मैम राउटलेज की जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, आप प्लीज उसको एमसीक्यूज के फॉर्म में लाओ, हमें याद करने में आसानी होती है। तो ठीक है बच्चा, मैंने आपकी ही बात सुनी और मैंने ये सोचा है कि द राउटलेज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को मैं एमसीक्यूज के फॉर्म में आप लोग के सामने प्रस्तुत करूंगी, जिससे कि आप लोगों को याद करने में समझने में आसानी होगी एंड रिवीजन के पर्पज से ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट होगा। सो चलिए हम लोग इसको पार्ट वाइज कवर करेंगे अब। एंड आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि अब आप लोग को ये सीरीज पसंद आ रही है कि नहीं, क्योंकि मैंने आप ही लोगों की डिमांड पे इसको चेंज किया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कोट आप लोगों के लिए। सो हमारा एक छोटा सा कोट है, इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ एनीथिंग इज पॉसिबल। अगर आप खुद पे भरोसा करते हो ना, तो कुछ भी पॉसिबल है, राइट? अगर आप खुद पे बिलीव कर रहे हो कि आप ये एग्जाम क्रैक कर ही लोगे चाहे कुछ भी हो जाए, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने वो एग्जाम क्रैक कर लिया। क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जिनको खुद पे भरोसा होता है। एंड इफ यू आर द वन, देन बिलीव मी, आप एग्जाम क्रैक कर लोगे। आपको आपकी ड्रीम जॉब तक पहुंचने के लिए कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, खुद पे भरोसा करना बहुत जरूरी है। दुनिया में ना बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको रोकेंगे कि यार ये तो क्या कर रहा है, या ये क्या कर रही है, ये तेरे लिए नहीं बना, ये तुझसे नहीं होने वाला है, ये छोड़ दे यार। लेकिन आपको, अगर आपका मन बोल रहा है कि नहीं आप कर लोगे, तो आप कर लोगे। किसी की मत सुनो, खुद की सुनो। ठीक है, जो आपका दिल कर रहा है वही करो। ठीक है, उम्मीद है ये छोटा सा कोट आज आपका दिन बना देगा एंड आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। चलिए अब शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज कंसिडर्ड द फर्स्ट फ्रैगमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर? फर्स्ट फ्रैगमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर किसको कहा गया है, बताइए? हमारा केडमन्स हिम को। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दिमाग में रखना बहुत जरूरी है, एकदम रट लेना, ये सारी चीजें लिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, हु वाज केडमन? अ lay worker on the monastery estate. ठीक है, what language did Christian monks and nuns use to preserve most? Native English culture. So Old English, right? Next, which of the following is an overtly religious place? Oh, sorry, piece. So here is Caedmon's hymn. What is the main theme of Dior's Lament? The trial of a displaced bard. Which manuscript preserves the seafarer and the wanderer? So Exeter book. ठीक है, एग्जर्टर बुक में हमारी सीफारर और द वॉन्डरर की मैन्युस्क्रिप्ट को प्रिजर्व करके रखा गया है। ठीक है, व्हाट रिकरिंग लिटरेरी फिगर इज डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज? यहाँ पे पैसेज ना, वो ये है आपका जो रॉटलेज का जो बुक है उसी से मैंने ये उठाया है, तो मैंने यहाँ पैसेज लिख दिया है, बट कोई बात नहीं। What recurring literary figure is described in the passage as the sage in solitude pondering? So the sage. You can skip this question. ठीक है? What type of poem is Dior's Lament considered to be? So an elegiac poem. Elegiac poem क्या होती है? जब हम लोग किसी की मृत्यु पे या किसी के बिछड़ जाने पे
हम लोग वो चीज अगर गाते या लिखते तो उसको हम लोग एलिजिक पोयम कहते हैं। ठीक है, ये एलिजिक पोयम का ट्रेंड रोमांटिक पीरियड में भी खूब चला था। ठीक है, आप देख रहे हो ना, ओल्ड इंग्लिश से ये आया हुआ है। ठीक है, कितना पुराना है। डियोर्स लैमेंट को हम लोग एलिजिक पोयम कहते हैं। ये रिलीजियस हिम भी नहीं है। रिलीजियस हिम क्या होती है? रिलीजियस हिम में हम लोग बाइबल्स या फिर ये सब की स्टोरीज को प्रीच करके सुनाते हैं। एपिक पोयम तो आप लोग सभी जानते ही होंगे कि किसी हीरो की कहानी को सुनाया जाता है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पोयम। फिर एलेजिक पोयम मैंने अभी अभी बताया, फिर लव पोयम। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। Which literary device is prominently used in Dior's lament with the line that evil ended also may this? सो रिफ्रेन, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके फिगर ऑफ स्पीचेस में आ जाएगा। ठीक है, ये लाइन उठा के दे देंगे और बोलेंगे कि इसमें कौन सा डिवाइस यूज हुआ है, या फिर ये लाइन उठा के दे देंगे और बोलेंगे कि ये लाइन किस वर्क की है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर डियोर्स लैमेंट होगा एंड इसमें रिफ्रेन यूज हुआ है। ठीक है, दिमाग में रखना एकदम। एंड हाँ, कॉपी पेन लेके बैठना, जब भी मेरी यूट्यूब वीडियोस को देखो साथ साथ सब कुछ नोट करते जाना। What does the speaker in the Wanderer reflect upon? Old legends of battle and bloodshed. ठीक है, what was the dream of the root primarily depict? The vision of cross. ठीक है, यहाँ पे क्रॉस एक सिंबॉलिक चीज है, क्योंकि हमारे जो बाइबल में वो क्रॉस जो है वो जीसस क्राइस्ट से रिलेटेड है। एंड यहाँ पे जो क्रॉस है उसी को यहाँ पे क्रॉस बोला गया है। ठीक है, what genre does the Venerables Beats, a celestial history of the English people, belong to? So here is the correct answer, history. ठीक है, this is also a very important question. Which old text includes a narrative about Christ cross transforming form of a tree? So the dream of a root of the root. ठीक है, दिस इज वन इज द करेक्ट आंसर एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो भी मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ये डायरेक्टली मैंने राउटलेज की बुक से उठाया है। तो आप सोच ही सकते हो ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। What is a kenning? So a figurative compound word is called kenning. Okay. Which poetic device is characteristic of Old English work involving a break in the middle of the line? So caesura. ठीक है. In the seafarer, what does the term bark metaphorically represent? So bark यहाँ पे क्या represent कर रहा है? Sheep. ठीक है, a sheep. Which collection contains both prose and poetry on religious themes including works by Saint Wolf? So यहाँ पे हो जाएगा आपका correct answer, the Vercelli book. Right. Next. What is the central theme of the dream of the root? This is also an important question. So here is the correct answer, the suffering and redemption through the cross. Which literary technique does Old English poetry often employ, requiring the reader to construct meaning imaginatively? So यहाँ पे Kenning is the right answer. Okay. Next. What does the seafarer and the dream of the root have in common in terms of literary technique? So rich imagery and metaphors both are in this poem, in these poems. Okay. So ये दोनों जो चीजें हैं ये दोनों पोएम में आप लोगों को कॉमन मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट, what is the primary theme of the epic poem Beowulf? This one is also a very very important question. ठीक है, Beowulf को लिखा गया है 3182 लाइन्स में, आई गेस, अगर मैं सही हूं तो। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट में मुझे ये बताना कि ब्योवुल्फ जो है इसका दूसरा नाम क्या है। ठीक है, सो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा हीरोइज्म एंड मॉर्टैलिटी। ठीक है, ब्योवुल्फ का जो सेंट्रल थीम है वो है हीरोइज्म एंड मॉर्टैलिटी। Which enemy does Beowulf defeat first in the poem? So Grendel. Grendel एक मॉन्स्टर है, ठीक है, जिसको Beowulf हरा देता है।
What kind of narrative structure does Beowulf primary follow? So यहाँ पे option number C is correct. A main plot with mythical creatures and a subplot involving humans. Next, how is the Battle of Maldon different from Beowulf? So it is more factual, less fictional account. So यहाँ पे जो बैटल ऑफ मैलेडन है ये बहुत ज्यादा फैक्ट पे बेसिस है, एंड जो ब्योवुल्फ है ये काफी ज्यादा फिक्शनल है, क्योंकि यहाँ पे आपको मॉन्स्टर्स देखने को मिलेंगे, ड्रैगन देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन बैटल ऑफ मैलेडन में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ना एकदम फैक्ट बेसिस पे ये जो स्टोरी बताई गई है, और ब्योवुल्फ में बहुत ज्यादा फिक्शनल कैरेक्टर्स आप लोग को मिलेंगे देखने के लिए, ठीक है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, what significant contribution did Alfred the Great make to Old English literature? उन्होंने क्या करा था? So he launched a program of translation into vernacular English. Okay, next. What is the fate of Beowulf at the end of the poem? So here is the correct answer. He dies after defeating a dragon. Last में Beowulf dragon को तो मार देता है, but खुद भी मर जाता है, ठीक है। What is a key characteristic of the language used in Beowulf? So rich and inventive, ठीक है। किस तरह की लैंग्वेज यूज हुई है? तो रिच एंड इन्वेंटिव। Which text is considered less fanciful and more documentary in its depiction of war? So the Battle of Maldon, ठीक है। What is the central concern in Beowulf as reflected in its narrative? So the resolution of human order against monstrous threats, ठीक है। Next, who is credited with starting the tradition of naming individual works in Old English literature? So this one is very important question. Cinewolf ने ये ट्रेंड स्टार्ट किया था कि वर्क्स के बाद में या फिर वर्क्स को लिख के उसमें अपना नाम लिख देना कि ये हाँ भाई ये मेरा वर्क है, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमारा पार्ट 1 है वो कंप्लीट होता है। पार्ट 2 में नेक्स्ट हम लोग करेंगे फ्रेंच इन्फ्लुएंस वगैरह वगैरह कैसे हुआ था इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर में, ठीक है। होप है कि मुझे आप लोगों से कि आप लोगों को ये जो सीरीज है आई थिंक पसंद आ रही होगी, क्योंकि काफी ज्यादा बच्चों ने मुझे ये डिमांड करा कि मैम हमें एमसीक्यूज के फॉर्म में चाहिए राउटलेज की हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो मेरा तो इरादा नोट्स बनाने का था, लेकिन आप लोगों की डिमांड पे बेटा मैंने एमसीक्यूज ले आया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड आप लोग मुझे कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड जो बच्चे इस वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं तो बेटा आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो, देखा करो वीडियो को रेगुलरली, क्योंकि इससे आपकी ही तैयारी अच्छी होगी। एंड हाँ, जो भी इस चैनल पे न्यू है या जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दो, क्योंकि इसमें आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत अच्छा मटेरियल मिल रहा है, जिससे कि आप लोग की बहुत मदद हो रही है। आई गेस हो ही रही होगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। एंड हाँ, थैंक यू अगेन।